आमतौर पर ये आजकल कंपनियां करती हैं, ये एक मार्केटिंग टूल भी होता है, लेकिन कभी कभी सरकारें भी श्वेत पत्र लेकर के आया करती हैं जो किसी निश्चित समस्या पर या निश्चित विषय के ऊपर या निश्चित कालखंड में उपजी किसी विवाद के ऊपर एक दस्तावेज जारी किया जाता है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है और लोग पूछ भी रहे हैं कि आखिर यूपीए शासन काल में अर्थव्यवस्था की जो हालत थी उसके ऊपर मोदी सरकार अब 10 साल के बाद व्हाइट पेपर क्यों ला रही है। अगर ये व्हाइट पेपर जारी करना था तो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या उनका पहला कार्यकाल 2014 में शुरू हुआ तभी ये बताना चाहिए था। नरेंद्र मोदी खुद इस सवाल का जवाब पहले दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर 2014 में आने के बाद उनकी सरकार पिछले 10 वर्ष में अर्थव्यवस्था की क्या दुर्गति की गई थी इसके बारे में श्वेत पत्र लेकर के आती तो देश में निवेश करने वाले विदेशी निवेशक, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उनका मनोबल टूटता। देश की उस वक्त अर्थव्यवस्था की अगर असलियत जग जाहिर कर दी जाती तो शायद भारत जो आज व्हाइट स्पॉट बनकर के उभरा है ऐसा ना हो पाता। ये बात उन्होंने कई इंटरव्यूज में कही भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट के भाषण में इस बात का ऐलान किया था कि जल्द भारत सरकार उन 10 साल के दौरान भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और भारत की इकोनॉमी के आड़े सरकार की अव्यवस्था कैसे आई थी इसको लेकर ये व्हाइट पेपर जारी करेगी। अभी हाल ही में ये ऐलान 2 दिन पहले सरकार ने किया कि बजट सत्र, ये जो बजट सत्र है संसद का, इसको 1 दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो लोगों को लगा शायद उसी 1 दिन में ये श्वेत पत्र लाया जाएगा, लेकिन आज ही इस श्वेत पत्र को जारी किया जा रहा है। थोड़ी देर में संसद के अंदर आप इस पर भाषण सुनेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये सरकारी व्हाइट पेपर जारी हो उससे पहले अपनी तरफ से एक ब्लैक पेपर जारी कर दिया। इस ब्लैक पेपर के जरिए सरकार ने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे 10 साल में मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी देश में कोई शुभ काम होने जा रहा होता है, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष से जुड़े कुछ नेता वो उसमें व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं, कभी काले कपड़े पहन करके विरोध प्रदर्शन करते हैं। ऐसा पहले मौकों पर हो चुका है। तो इसीलिए हम आज के उनके इस ब्लैक पेपर को एक काले टीके के समान समझते हैं। तो आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये ब्लैक पेपर जारी करते हुए इससे पहले क्या कहा था, और आपको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा और राज्यसभा में अभी पिछले 3 दिनों के दरमियान दिए गए भाषण के कुछ हिस्से भी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक तुलनात्मक दृष्टिकोण रखा है। 2014 से पहले क्या हालत थी, 2014 से 2024, इन 10 सालों में इस सरकार ने क्या क्या काम किए। कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा, काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नजर लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज
black paper against the गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। तो व्हाइट पेपर वर्सेस ब्लैक पेपर, आज आपको ये राजनीति देखने को मिलेगी। हमारे साथ कहानी कुर्सी के मेहमान मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ राहुल महाजन जी, बहुत स्वागत आपका। सर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षी बहुत स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। समीर साहब आपका स्वागत है। आपने अभी सुना मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे भाई मोदी जी जब भी बोलते हैं सिर्फ अपनी प्रशंसा करते हैं लेकिन अपनी कमियां कभी नहीं गिनाते, तो वो काम हम करने जा रहे हैं। वो ब्लैक पेपर लाएंगे तो हम व्हाइट पेपर लाएंगे तो हम ब्लैक पेपर लाएंगे। देखिए, राजनीति में ये तो स्वाभाविक है कि विपक्ष का काम ही है सरकार की कमियां गिनाना। अब हालांकि मुझे ये भी नहीं ध्यान में है कि खड़गे जी ने अपनी कमी कब गिनाई या राहुल जी ने अपनी कमी कब गिनाई। कमी तो खुद कोई अपनी कहाँ गिनाता है। और राजनीति का मतलब है कि अपने सबसे अच्छे को जनता के सामने प्रस्तुत करना और जो खराब है उसको धीरे धीरे सुधारना, यानी गलती अगर कुछ है तो उसको ठीक करना, जो भी आप कर रहे हो। लेकिन यहाँ एक बात बड़े कमाल की है, अगर कोई ब्लैक पेपर, कोई जिसको हम कहते हैं कि सरकार के ऊपर ढेर सारे आरोपों वाली कोई श्रृंखला कांग्रेस को लेकर आना था, तो उसके लिए श्वेत पत्र का इंतजार क्यों किया गया? उसके लिए इस बात की प्रतीक्षा क्यों की गई कि ये सरकार 10 साल के यूपीए के कार्यकाल और 10 साल के मोदी के कार्यकाल के बीच में तुलना लेकर आने वाली है? और इसे मैं इस तरह से भी देखता हूं कि शायद कांग्रेस पार्टी को अब डर ज्यादा लग रहा है, अब ज्यादा उनको मुश्किल हो रही है, क्योंकि अभी ये जैसे ही सदन में पेश होगा, वित्त मंत्री जी इसको प्रस्तुत करेंगे, इसकी कॉपी थोड़ी ही देर में पूरे देश में पहुंच जाएगी। संचार क्रांति है, पूरे देश में पहुंच जाएगी। और लोगों को जब वो सारी चीजें पता चलेंगी तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम चाहते तो अभी भी ला सकते थे, यानी 14 के तुरंत बाद, लेकिन अब 10 वर्षों का एक तुलनात्मक अध्ययन देश के सामने होगा। और मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज के रिएक्शन में कुछ लेकर आते हैं तो उसका वो प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप अपना काम करते हैं तो उसको लोग ज्यादा अच्छे से रिसीव करते हैं, उसका प्रभाव, उसका परिणाम वो ज्यादा होता है। अब देखिए, ये तो जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर के बाद ये श्वेत पत्र जारी करेंगी तो उसमें वो बताएंगी कि आखिर 2004 से 14 के बीच में क्या हालात थे। ये भी वो बताएंगे कि उस वक्त उन हालात को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता था और उसका आने वाले सालों में देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या दुष्परिणाम पड़ा, जिसको मोदी सरकार दावा करती है कि अपने 10 साल के कार्यकाल में उसने जो है वो ठीक किया है। तो चलिए, हमारे सामने जब 2 महीने के बाद चुनाव शुरू होने जा रहा है तो अच्छी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की इकोनॉमी के ऊपर, उसके चैलेंजेस के ऊपर इसी बहाने से आरोपों के जरिए ही सही लेकिन एक विमर्श और एक डिबेट तो शुरू होने जा रहा है। राहुल जी, देखिए, अगर ये बात हो रही है कि वो जो है वो एक ब्लैक पेपर लेके आएंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि सरकार पे कोई ख़ास जो है आरोप या सरकार की कोई ख़ास कमियां जो है गिना पाएंगे। एक सिर्फ देखिए, अगर बात करें हम इन्फ्लेशन की तो बेहतरीन काम जो है एनडीए गवर्नमेंट ने किया। अगर आप कंपेयर भी करेंगे 10 साल जो है यूपीए सरकार के और 10 साल जो है एनडीए सरकार के, आपको एनडीए सरकार वे बेटर दिखाई देगी इस पूरे में। जो बहुत बेहतर काम हुआ वो लोगों को बता के देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो काम हुआ वो आप सोच नहीं सकते हैं कैसा काम हुआ है। दूसरा, जिस एक मुद्दे पर कैपेक्स की मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, एफडीआई में कितनी बढ़ोतरी हुई, मैं सारी चीज़ों पे बात कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो है, ऐसा नहीं कि सब जगह जो है वो बेहतरीन काम हो पाए। एक चीज़ जिसमें काम करना अभी भी बाकी है एनडीए सरकार के लिए, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो सिर्फ एक ही ऐसा इंडिकेटर दिखता है
जहां पर एनडीए सरकार उतना अच्छा काम नहीं कर पाई है जितना कि उसे करना चाहिए। लेकिन हालांकि सरकार तो ये दावे करती है कि करोड़ों करोड़ों रोजगार जो है वो उनका सृजन हुआ है, हालांकि कोई स्पेसिफिक बेंचमार्क के जरिए कोई डेटा शायद नहीं दिया जा पाता सरकार नहीं की डेटा तरफ से। है, ऐसा है सरकार अगर दे या ना दे, लेकिन बाकी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो CMIE की एजेंसी है, सैंपल सर्वे की जो है, क्या बताता है हमको? वो दिखाता है कि जो एनडीए सरकार है उसमें जो इन्फ्लेशन का रेट रहा है वो 6.8 रहा है, और जो यूपीए सरकार है उसमें इन्फ्लेशन का रेट 5 पॉइंट समथिंग। मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 6.8 के आसपास रहा है। ठीक है। और जो यूपीए सरकार थी उसमें ये इन्फ्लेशन रेट 5 पॉइंट समथिंग के कम आसपास था उससे। तो कम था। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, देखिए, पर उसके 2 कारण रहे, बड़े कारण। पहला कारण रहा है कि जिस तरह से 2021 में जिस तरह से कोविड का पूरा पीरियड गया, उसमें बहुत ज़्यादा जो है लोग बेरोजगार हुए। और दूसरा एक जो कारण बताते हैं वो डीमोनेटाइजेशन की तरफ के वक्त जिस तरह से इकोनॉमी चेंज हो रही थी, उस वक्त भी ऐसा कुछ हुआ। तो ये 2 बड़े कारण थे जिसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होना चाहिए था वो उतना हो नहीं पाया। देखिए, खड़गे साहब ने ही जो है कुछ डेटा कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा है इकोनॉमी के ऊपर। आज की बहस थोड़ी सी आपको हो सकता है कई दर्शकों को थोड़ी सी हैवी लगे, हम इकोनॉमी की चर्चा से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन ठीक है, ये बातें पता होनी चाहिए सबको। खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि मोदी जी आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि जैसा अभी राहुल जी ने एक आंकड़ा बेरोजगारी का रखा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो यूपीए सरकार के दौरान जो है वो सिर्फ 2.2% था। मैं हर्षद जी फिर आपके पास ही आ रहा हूं। ये 5.5 वो आंकड़े कहते हैं 5.5 वो 2.2 दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस टेन्योर में, यानी इन 45 वर्षों के अंदर, ये पिछले 10 साल में 45 सालों का 4.5 दशकों के उच्चतम स्तर पर जो है बेरोजगारी की दर है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो कहते हैं ये सरकार इतनी बड़ाई करती है अपनी कि अब हमने अर्थव्यवस्था को इतनी गति दे दी है। ये कभी नहीं बताते कि 10 साल यूपीए के जो एवरेज ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो 8.13% था, 8% से ऊपर। एनडीए सरकार, मोदी सरकार 1, मोदी सरकार 2 का एवरेज है 5.6%। जीडीपी और बेरोजगारी की बात नहीं बताते। देखिए, सबसे पहले तो ये देश के लोगों को जानना चाहिए कि जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो कोई भी इकोनॉमिस्ट या कोई भी इकोनॉमी समझने वाला दोनों पक्ष के आंकड़े उतनी ही मजबूती से प्रस्तुत कर सकता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए, जो खड़गे जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में 45 वर्षों की सबसे ऊंची बेरोजगारी दर थी, ये सच है। लेकिन ये कौन सा सच है, अब इसको जरा सुन लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि खड़गे जी कहां झूठ बोल रहे हैं या आधा सच बोलकर उस बड़े झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड के दौरान जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में मंदी थी, जब भारत करीब करीब 6 महीने के लिए पूरी तरह से शट डाउन हो गया था, 3 महीने के लिए भारत में कहीं भी एक दूसरे जगह से आना जाना, सिर्फ जरूरी सेवाएं थी, तब उस क्वार्टर की, जो उस तिमाही की ग्रोथ थी वो -27% थी। यानी अचानक पूरी की पूरी इकोनॉमी रोक दी जाए, उसके बाद भी अगर हम -27% पर रहे, और वही वो दौर था जब सबसे ज्यादा 45 वर्षों की सबसे ऊंची महंगाई दर थी। केवल उस 1 साल, सिर्फ उसी 1 साल, उसके अलावा कोई और साल नहीं रहा। अब इसका दूसरा पहलू, जब हम कहते हैं कि अभी क्या है, सरकार के आंकड़े होते हैं, जो भी चाहे, और मैं कहता हूं कि आप मेरे बोलते बोलते आप भी गूगल पर सर्च कीजिए, क्योंकि जब हम कहानी कुर्सी की में बात कर रहे हैं तो कोई भी फैक्ट से हटकर बात नहीं करेंगे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये बाकायदा क्वार्टरली सर्वे होता है जिसमें बाकायदा सर्वेक्षण किया जाता है, रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है। जो लेटेस्ट उनका क्वार्टरली डेटा है वो बता रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है। अच्छा। अगर हम रूरल और अर्बन की बात करते हैं, दोनों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले से घटा है। अभी जो नवंबर दिसंबर का मनरेगा का डेटा है वो भी कह रहा है कि जो उसकी जो डिमांड थी, यानी किसी रोजगार के लिए आप जाते हैं, अगर मनरेगा में लोग जॉब के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, एक जो बहुत न्यूनतम मिलता है उसके लिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है। और अगर वो डिप कर रहा है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर हो रही है। अब जब ये दोनों बात हम करते हैं तो अब उस बात का भी जवाब देना जरूरी है, जो कहा जाता है कि जीडीपी ग्रोथ उधर 8% रही और अभी तो देखिए 7%, 7 कुछ है। जब मनमोहन सिंह अपना दूसरा कार्यकाल छोड़कर गए थे, उस तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 5.5% की रफ्तार से बढ़ रही थी, नंबर 1। और मैं जो कह रहा हूं इसको लगे हाथ आप लोग चेक करिएगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आती है,
2016 में डिमोनेटाइजेशन आ जाता है। निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा ब्लॉकेड हो जाएगा, 80% 85% पैसे रुक जाएंगे तो उसका फर्क पड़ेगा। उसके बाद जीएसटी जैसा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बार बार कहा जाता था कोई तो टैक्स का सिस्टम हो ना भाई, किसी भी तरह से तो अकाउंटेबिलिटी हो, ज्यादा बेहतर हो, और धीरे धीरे वो सिस्टम ठीक होता है। उसके बावजूद जीडीपी ग्रोथ का एवरेज अगर वहां 8% रहा तो यहां भी लगभग 7% के आसपास का है। तो आप कहेंगे तब तो यूपीए सरकार अच्छी, लेकिन जो खरगे जी ने फिर एक आधा सच नहीं बताया आपको, उस दौरान इन्फ्लेशन 10 से 13-14% के आसपास था। और इस 10 साल के कार्यकाल में, वो कोविड वाला छोड़ दीजिए 20-21, तो इस 10 साल के कार्यकाल में जो इन्फ्लेशन है वो 4 to 6% का जो टारगेटेड ग्रोथ रेट होता है आरबीआई का। अब इसको कहेंगे ये कैसे समझे, यानी आपके पास 100 रुपया आ रहा है, अगर उसमें से 10 रुपया महंगाई पर खर्च हो रहा है तो आपकी कमाई से ज्यादा बचेगा। अगर 25 रुपया खर्च हो जा रहा है तो कमाई में कम बचेगा। आप दोनों की ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन को रखकर देख लीजिए, और मैंने जितने आंकड़े बताए हैं आप खुद भी चेक करिए। सरल भाषा में अगर ग्रोथ हो भी रही है, हमारी आमदनी अगर बढ़ भी रही है, लेकिन महंगाई पहले से ज्यादा बढ़ रही है, तो आपकी आमदनी को ही खा रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस सरकार ने, देखिए इस सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगता है कि ये सूट बूट वालों की सरकार है, वो एकदम से पूंजीवादी सरकार है। कमाल की बात यह है कि आपको स्वर्गीय अरुण जेटली जी का बजट याद करना चाहिए, जो टोमेटो ऑनियन पोटैटो टॉप्स स्कीम जो आई थी, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन था। क्यों था? कि भैया आलू प्याज टमाटर सीजनल में बढ़ जाता है। पहली बार किसी सरकार ने काम किया, पहली बार किसी सरकार ने कहा कि हम देश के किसानों को कहेंगे कि तुम अरहर तुअर जिस नाम से आप जानते हो, पीली वाली दाल, तो वो उगाने के लिए देश भर में किया। और जो हम इंपोर्ट करते थे, आज हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी नया है भारत चावल, जो पीयूष गोयल जी की टोपी पे आप आजकल देख रहे हो, बड़ा प्रचार कर रहे हो, भारत चावल। माफ कर दिए उद्योगपतियों के। तो ये देखिए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, देखिए, क्योंकि आज ये दिन भर में होगा, क्योंकि अब सरकार ये बताएगी कि उस वक्त हमारे बैंकों की हालत ये थी कि पटे पड़ी थी उसकी बैलेंस शीट जो है एनपीए के साथ सामने, और 14 में जब मोदी आए तो हमारी बैंकों की स्थिति कैसे सुधारी गई, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बिल्कुल, मैं आपको, देखिए, ये जैसे हर्षवर्धन कह रहे थे कि आप डेटा जो होता है ना, इकोनॉमिक डेटा, वो हर तरह से आप दे सकते हैं, और दोनों जो भी सत्ता में होते हैं या विपक्ष में होते हैं वो अपने अपने लिहाज से देखते हैं। अब जैसे उन्होंने जो है लेबर फोर्स का वो दिया, डेटा का दिया, अब मैं आपको CMIE का डेटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा इंडिपेंडेंट डेटा है। तो आप 2008 में अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी, ये है 5.41, ठीक है। ये अब लगातार बढ़ती रही, ऐसा नहीं कि वो कभी घट गई है, उससे वो बढ़ती रही, और बढ़ते बढ़ते जो है वो जो अगर 2023 में देखें तो 8% तक चली गई। लेकिन उसके बाद जो काम जो एनडीए सरकार ने किया या प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसके बाद घटी है। अगर हम जनवरी 2024 की बात करें तो ये 6.57 पे पहुंच गई है। तो काम देखिए, इतने बड़े देश में इतनी बड़ी, आपने 2008 का बताया मुझे निकाल के, हाँ, 8% नहीं, 2008 का मैंने बताया 5.41%। ओके, और अगर हम आज आ जाते हैं जनवरी 2024 में तो ये 6.57% है। तो इसके बीच में देखिए लगातार बढ़ा है। तो ये ऐसा नहीं कि एनडीए सरकार में बढ़ता गया है, ये यूपीए सरकार में भी बढ़ा। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि डेटा को उस तरह से, अगर अब बात ग्रोथ रेट की बात हो रही थी, ग्रोथ रेट में 2 पीरियड हैं। एक पीरियड है 2008-2009 का, जिस दौरान पूरे विश्व में मंदी थी। उस दौरान जो मंदी के कारण जो है ग्रोथ रेट जो है वो कितना गिरा था, यूपीए सरकार में भी गिरा जी। उसके बाद पीरियड आता है जो एनडीए सरकार का, जो 2020-21 का पीरियड है, जिसमें कोविड था, उसमें जिस तरह से गिरा। तो अगर हम एवरेज, ये 2 पीरियड निकाल दीजिए, आप पूरी इकोनॉमी से निकाल दीजिए, तो एवरेज ग्रोथ रेट 7.2% ही रहता है दोनों सरकार। नहीं, खड़गे जी तो एवरेज जो दावा कर रहे हैं कि मैंने एवरेज बताया, खड़गे जी जो कह रहे हैं कि हम एवरेज बता रहा हूं, हम 8% थे, मोदी सरकार 5.5% के आसपास। नहीं, मुझे लगता है राहुल जी ने वो बहुत अच्छे समझा दिया। लेकिन एक बात मैं कहूँ, ये जो आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया ना, वो फोन बैंकिंग वाला, फोन बैंकिंग, रघुराम राजन रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, और सिर्फ रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे। जब मोन्टेग सिंह अहलूवालिया प्लानिंग कमीशन देखते थे तो उस वक्त एक रिसर्च पेपर आया था, 100 स्मॉल स्टेप्स टू रिवाइव इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, और उस पेपर को लिखने वाले कौन लोग थे? यही रघुराम राजन थे। उस वक्त भी यही कौशिक बसु हुआ करते थे। आज जो लोग इस इकोनॉमी पे ज्ञान दे रहे हैं, उन सारे लोगों ने उस वक्त ना तो जब हमारे बगल में जो, जिसको हम नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं, वहां बैठे हुए न तो फाइनेंस मिनिस्ट्री दुरुस्त की, न बैंकों की स्थिति दुरुस्त की। और रघुराम राजन ने बाद में कहा
कि बैंकों की स्थिति बहुत खराब है। तो जब आप आरबीआई गवर्नर थे, जब यूपीए का शासनकाल था, तो आपने वो बातें क्यों नहीं कही? और मैं आज उम्मीद करूंगा, अभी मैं ये बोल रहा हूं, मुझको लगता है ये आएगा, वित्त मंत्री जी को आज रघुराम राजन जी के गवर्नर रहते जो जो बैंकों में गड़बड़ी हुई उसका जिक्र जरूर करना चाहिए। व्हाइट मैं पेपर। सर मजबूरी है, ब्रेक मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा। देखिए, ये इसका बात का कौन जवाब देगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सत्ता में आए तो उस वक्त इन्फ्लेशन रेट जो है 7.72% से 9.21% था। आज ये जो है 4.8% है। नहीं, वो खड़गे ये साहब को इस बात का खड़गे जवाब साहब देना ने पड़ेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट लिखी है, बेरोजगारी दर रखी है, उन्होंने महंगाई के बारे में डेटा ही नहीं दिया। अपनी बताओ, दूसरे की अपनी छुपाओ, दूसरे की बताओ, वही काम उन्होंने किया है। एक ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं और कुछ आज राजनीति की दुनिया की जो बड़ी खबरें उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, अब ये साफ लग रहा है कि एक तरफ जहां विपक्ष का कुनबा बढ़ता हुआ दिखा पिछले 5-6 महीनों के अंदर, और वो अब ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है, और एनडीए जो टूट गया था वो लग रहा है कि फिर से रिवाइव कर रहा है। जयंत चौधरी इधर आने जा रहे हैं, इसमें अब कोई शक जो है वो रह नहीं गया है। दूसरी ओर टीडीपी भी आने जा रही है, अकाली दल को लेकर के भी खबरें चल रही हैं कि बातचीत लगभग तय हो गई है, वो भी एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनेगी। इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।